वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-12 इनकम टैक्सेस के टॉपिक से रिलेटेड आई कैप की स्प्रिंग 2024 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का टाइटल है हैंडसम लिमिटेड और ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की डिटेल्स ये हैं कि हैंडसम लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। The following information has been gathered for preparing the disclosures related to taxation। एक टिपिकल स्टाइल क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देने के बाद रिक्वायरमेंट में इन द एंड कहा जाता है कि प्रिपेयर करें अ नोट ऑन टैक्सेशन for inclusion in HL financial statement for the year ended 31st December 2023, including a reconciliation to explain the relationship between tax expense and accounting profit। और फिर पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है कि कंप्यूट द डेफर टैक्स लाइबिलिटी और एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस। और इस तरह की रिक्वायरमेंट जब टेम्परेरी डिफरेंस का वर्ड आ जाता है तो उसमें बहुत क्लियर कट है कि आपको बैलेंस शीट अप्रोच या जिसे एसेट लाइबिलिटी अप्रोच कहते हैं कि हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस लेकर टेम्परेरी डिफरेंस निकालें और फिर कैलकुलेट करें, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ लोग पुरानी प्रॉफिट और लॉस अप्रोच यूज़ करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, और IS-12 भी अब उस अप्रोच को मजीद यूज़ नहीं करता। तो एज मच एज पॉसिबल आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एसेट लाइबिलिटी यानी बैलेंस शीट अप्रोच या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अप्रोच यूज़ करें। क्वेश्चन की फर्दर गाइडेंस ये है कि कंपैरेटिव फिगर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसका डाटा नहीं होगा। और कुछ हम जनरल चीज़ें जो क्वेश्चन के एंड में गिवन है, इन इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि हमने जो फाइनल टैक्सेशन का नोट और रिकन्सिलेशन बनानी है वो तो 31 दिसंबर 2023 के लिए बनानी है। अब इस क्वेश्चन में करंट टैक्स हमें कहा हुआ नहीं है, लेकिन हमें करंट टैक्स की वर्किंग करनी पड़ेगी। क्योंकि करंट टैक्स की वर्किंग के बगैर ना नोट कंप्लीट होगा ना रिकन्सिलेशन बन सकेगी। हालांकि जो डेफर टैक्स है वो तो अलग से स्पेसिफिकली डिमांड किया हुआ है, करंट टैक्स नहीं किया हुआ, लेकिन इसकी हम फिर एक वर्किंग बना देंगे। अब जो हमारा ईयर एंड है वो है 31 दिसंबर 2023, और ईयर के स्टार्ट पे इन्होंने बैलेंस दिया हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड जो डेफर टैक्स एसेट नेट है, यानी ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी है और अनयूज टैक्स लॉसेस पर डेफर टैक्स एसेट है, और नेट भी आपके पास डेफर टैक्स एसेट आ रहा है। अब डेफर टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे जो टेम्परेरी डिफरेंस होगा वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। तो एक तो हमें ओपनिंग जो हमारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी और एसेट है उसकी कंपोजिशन समझ में आ गई। दूसरे नंबर पर है कि ड्यूरिंग 2022 HL इनकर्ड टैक्स लॉस। अब ये लास्ट ईयर की बात हो रही है। Tax loss of 284 million against which HL expected that time to be able to utilize rupees 180 million, यानी अनरेकग्नाइज्ड अमाउंट जो है वो 104 की है। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है एक्सेप्ट फॉर डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम के लिए डिफरेंट रेट गिवन होगा। तो ये जो हमारे पास अनरिकग्नाइज्ड जो आएगा इस पर भी हमें 30% का इफेक्ट लेना होगा। ये पॉइंट हमने जहन में रखना है। अब अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का सारा डाटा हमारे सामने है, और ये मेन इंफॉर्मेशन थी जिसको हमें पहले फोकस करना था। अब फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद अगले स्टेप्स पर चलेंगे। तो सबसे पहले आंसर का पार्ट ए, जिसमें हमने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। इसमें हमने टैक्स एक्सपेंस शो करना होगा जिसमें हम करंट टैक्स ऑफ करंट ईयर और फिर प्रायर ईयर का अगर कोई होगा वो भी शो कर देंगे, एंड देन डेफर टैक्स। इन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेंगे। इसके अलावा हमें टैक्स रिकन्सिलेशन बनानी है जिसमें हमें शो करना है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। और इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम टैक्स एट एप्लीकेबल रेट लेंगे और इसको हम टैक्स एक्सपेंस के साथ
जो है रिकनसाइल कर देंगे। तो जो भी हमारे पास अमाउंट्स आएंगे उनको हम यहाँ अकॉर्डिंगली शो कर देंगे। इसके अलावा पार्ट बी की रिक्वायरमेंट के लिए भी फॉर्मेट बना लेते हैं। पार्ट बी में हमने क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट को देखना है, टिपिकल कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स रेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट जो भी होगा वो हमारे पास आ जाएगा, और हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2023 के लिए। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की एक हम वर्किंग बना लेंगे ताकि जब हम कैलकुलेशन करने लगें तो उसमें हमें आसानी रहे कि हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे कैरिंग अमाउंट का टैक्स बेस में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में जनरली भी होता है कि डेप्रिसिएशन है, इम्पेयरमेंट या रिवैल्यूएशन है, डिस्पोजल है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हमें फिर इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो फॉर्मेट बनाएंगे वो वर्किंग वन हमें एक एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी करंट टैक्स के लिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन इसके बगैर हमारा काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो करंट टैक्स की हमें वर्किंग करनी होगी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से लेंगे, और वंस जो हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना टैक्सेबल प्रॉफिट, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट इशू ये होगा कि उसके ऊपर रेट अप्लाई करना है। जिस तरह क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डिविडेंड के लिए और रेट है और बाकी के लिए 30% रेट है, तो अकॉर्डिंगली हम फिर करंट टैक्स एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर को अलग से एंड में कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मेट बनाने के बाद हम जो है वो चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर डिटेल क्या है। और सबसे पहले हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी क्वेश्चन में जो डाटा है उसको आपको एज इट इज़ कोशिश करनी चाहिए कि सीक्वेंस में लेकर चलें। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन नंबर 1 है, जिसके मुताबिक प्रॉफिट बिफोर टैक्स 466 मिलियन है। अब इसका एक इफेक्ट तो ये होगा कि हम जब करंट टैक्स में कैलकुलेशन करेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे लेंगे, इसी में एडजस्टमेंट करके हमने टैक्स प्रॉफिट निकालना है। दूसरा, अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारे पास रिकंसिलेशन में यूज होता है, तो रिकंसिलेशन के अंदर हम इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे 466 का 30% एंड दैट वुड बी 139.8। इसी को हमने जो फाइनल हमारे पास टैक्स एक्सपेंस आएगा उसके साथ रिकंसाइल करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। नेक्स्ट इशू हमारे पास है टैक्स डेप्रिसिएशन का। टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सीड्स accounting depreciation by 116 million. An impairment loss of 50 million was also recognized in profit or loss. Under tax law, impairment does not affect taxable profit. अब इसमें दो चीज़ें आ गई। एक तो ये कि टैक्स की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन से 116 से ज़्यादा है, और इम्पेयरमेंट लॉस आपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया 50 का, जिसे टैक्स वाले अलाउ नहीं करते, तो टैक्स के हिसाब से वो नहीं है। यहाँ पर हम एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो थी उसको नोट कर लेते हैं क्योंकि वो रेलिवेंट है, कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे ये बताया हुआ है कि 42 का डेफर टैक्स लाइबिलिटी थी स्टार्ट में, विच मीन्स कि लाइबिलिटी का मतलब है कि जो डिफरेंस था वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस था। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस तब आता है जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज़्यादा हो। इसके लिए हम चलते हैं अपनी पार्ट बी में, जो हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वर्किंग बनाई थी। इससे हम ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक डेफर टैक्स लायबिलिटी 42 है, तो इससे हमें पता चला कि 30% से अगर हम डिवाइड करें 1% की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करें 100 से तो 100% वैल्यू आ जाएगी, कि 140 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहां पर आप कोई भी फिगर एज्यूम कर सकते हैं जिसमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के दरमियान 140 का डिफरेंस हो। मैं आसानी के लिए सिर्फ ये कर रहा हूं कि कैरिंग अमाउंट अगर 140 ले रहा हूं तो टैक्स बेस 0 ले रहा हूं। आप ये भी कर सकते हैं कि कैरिंग अमाउंट 1140 ले लें और टैक्स बेस 1000 ले लें और उस तरीके से कैलकुलेशन कर लें, तो वो भी करना पॉसिबल है। और उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ये हमें इंफॉर्मेशन नंबर 10 में दिया हुआ था। अब जो डेप्रिसिएशन का पॉइंट है और इम्पेयरमेंट लॉस का पॉइंट है, इन दो चीज़ों को हमने कंसीडर करना है। डेप्रिसिएशन देखिए उन्होंने बताई हुई है कि टैक्स में डेप्रिसिएशन 116 से ज़्यादा है, तो हम अकाउंटिंग में अगर लेट्स से एज्यूम कर लेते हैं कि 0 की डेप्रिसिएशन है, तो टैक्स में जो डेप्रिसिएशन होगी वो 116 की होगी।
उसके बाद हम इम्पेयरमेंट लॉस की बात करें तो अकाउंटिंग में हमने 50 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया, जबकि टैक्स वाले इसको नहीं मानते। तो ये इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है। इसको हम थोड़ा अल्टरनेटिव वे में भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप 1000 दोनों साइड्स पर ओपनिंग बैलेंस में फर्दर ऐड कर दें, क्वेश्चन में ये डाटा गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप उसको ऐड कर दें तो उससे भी ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की जब यहाँ तक हमने इसमें डेफर्ड टैक्स के अंदर इफेक्ट लिया, लेकिन इसका हमारा करंट टैक्स में भी इफेक्ट जाएगा। और करंट टैक्स में इफेक्ट ये होगा कि जो टैक्स वाले एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं वो भी हमें एज अ डिडक्शन मिलेगी, और जो अकाउंटिंग में हमने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है वो टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो वो एड बैक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 की एडजस्टमेंट के बाद अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ड्यूरिंग द ईयर HL सोल्ड अ मशीन हुज टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू एक्सीडेड अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू बाय ₹35 मिलियन। यानी अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू से टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा थी। यानी जब अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट में अगर आप डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे तो टैक्स के अंदर 35 से ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड होनी चाहिए एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। तो हम वंस अगेन आते हैं अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वर्किंग पर और डिस्पोजल को रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग में अगर हम एज्यूम करें कि जीरो थी रिटर्न डाउन वैल्यू, तो क्वेश्चन ने तो ये नहीं बताया हुआ कि अकाउंटिंग की वैल्यू कितनी थी, टैक्स की कितनी थी। तो अकाउंटिंग की अगर हम एज्यूम कर लें कि जीरो थी तो टैक्स की जो वैल्यू होगी वो 35 होगी। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ये पॉइंट पता चला। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब जितनी ज़्यादा कैरिंग अमाउंट होती है आपका गेन ऑन डिस्पोजल उतना कम हो जाता है, या टैक्स लॉस जो होता है वो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसको आप एक्स्ट्रा टैक्स लॉस भी कह सकते हैं, या रिड्यूस्ड टैक्स गेन भी कह सकते हैं कि टैक्स के हिसाब से क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू ज़्यादा थी तो जो आपका गेन है वो कम था। या अगर आपने लॉस पे बेचा है तो टैक्स के हिसाब से क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू ज़्यादा थी तो आपका लॉस भी ज़्यादा होगा। तो करंट टैक्स के अंदर हमें इसका इफेक्ट लेना होगा, एक्स्ट्रा टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन बाय 35। ये हमें टैक्स अथॉरिटीज क्योंकि एक्स्ट्रा लॉस है उनकी नज़र में तो वो एक्स्ट्रा हमें डिडक्शन अलाउ कर देंगी। इसके बाद अगर हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर बताई हुई है कि 60 मिलियन है, ऑफ विच 15 मिलियन वाज एक्रूड, यानी 45 मिलियन आपको रिसीव हो चुकी है, 15 मिलियन आपकी रिसीवेबल है। थ्रू अ फाइनेंस एक्ट इनेक्टेड ऑन 18 दिसंबर, ईयर एंड से पहले, यानी एडजस्टिंग इवेंट है, इंटरेस्ट इनकम विच वाज प्रीवियसली एग्जेम्प्ट, पहले एग्जेम्प्ट थी, विल नाउ बी टैक्सेबल, पहले एग्जाम्प्ट थी अब टैक्सेबल होगी ऑन रिसीट बेसिस। तो इन 15 मिलियन पर तो टैक्स लगेगा, लेकिन बाकी जो 45 हैं वो तो स्टिल एग्जाम्प्ट रहेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, वो तो फ्यूचर में रिसीव नहीं होने। तो इसका अब हम इम्पैक्ट लेते हैं। सबसे पहले करंट टैक्स की तरफ आते हैं। करंट टैक्स की तरफ आते हैं तो देखें जो हमारी एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट इनकम है वो बनती है 45 की, टोटल तो 60 है, और बाकी 15 जो है वो भी हमें लेस करनी है, लेकिन दोनों की रीज़न अलग अलग है। 45 हमने इसलिए लेस की क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है, 15 हमने इसलिए लेस की क्योंकि वो अभी टैक्स नहीं होगी, वो रिसीट बेसिस पर टैक्स होगी। तो ये दोनों पूरा आप कंबाइन 60 भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर लॉजिक जो है वो ये है कि 45 इसलिए लेस हो रहा है क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है, और 15 इसलिए लेस हो रहा है क्योंकि वो रिसीट बेसिस पर हमें मिल रही है, टैक्स होगी, तो अभी टैक्स नहीं होगी, करंट ईयर में टैक्स नहीं होगी। अब इसका दूसरा इफेक्ट आ जाता है हमारा डेफर टैक्स में। डेफर टैक्स के अंदर अगर हम जाएं, और एक तो जाहिर बात है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम हमारा चल रहा है वो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इंटरेस्ट रिसीवेबल को अब लेना है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीवेबल को जब हम लेंगे तो 15 का इंटरेस्ट रिसीवेबल है, टैक्स अथॉरिटीज इसको रिसीट बेसिस पे टैक्स करती हैं। जो भी चीज़ रिसीट या पेमेंट बेसिस पर टैक्स वाले अलाउ करते हो वो फिर कैश बेसिस हो जाती है, उसकी टैक्स बेस जीरो होती है। और टेम्परेरी डिफरेंस भी इसका मतलब है कि हमारे पास 15 का आएगा, टैक्स रेट डिविडेंड के अलावा सब चीज़ों पे क्वेश्चन के मुताबिक 30% है, तो 4.5 की डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। अब ये हमारा डेफर टैक्स पे 15 का इफेक्ट आया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने 60 का इफेक्ट लिया है, लेकिन डेफर टैक्स में हमने इफेक्ट लिया 15 का, तो बाकी जो 45 है जो एग्जेम्प्ट है वो हमारा रिकंसिलेशन के अंदर कवर होगा।
कि जो हमारी एग्जेम्प्ट इनकम है और एग्जेम्प्ट इनकम होने की वजह से हमारा टैक्स कम हो जाएगा, इसलिए हम माइनस कर देंगे, 13.5 से कम टैक्स लगेगा। तो अकॉर्डिंगली हमारा पॉइंट नंबर 4 का इफेक्ट भी पूरा हो गया। और अब नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 ये है कि सैलरीज एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹32 million एंड ₹16 million respectively pertaining to the year ended 31st December 2022, which is last year, not current year, were disallowed by tax authorities due to non-deduction of withholding tax. HL has decided not to file appeal on this. यानी जो टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा कि ये डिसअलाउड हैं, हम भी अब कह रहे हैं कि अपील नहीं करेंगे, तो हम भी मान गए हैं कि ये डिसअलाउड है। अब अगर लास्ट ईयर का एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा तो उससे हमारी लास्ट ईयर की टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जब लास्ट ईयर का टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हमें उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसको हम प्रायर ईयर टैक्सेशन के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, तो हम रिकॉर्ड करेंगे प्रायर ईयर टैक्सेशन के अंदर। तो प्रायर ईयर टैक्सेशन के अंदर हम आते हैं और 32 और 16 दो एक्सपेंसेस हैं, टोटल 48 बना, इसका 30% हमें 14.4 का लास्ट ईयर से रिलेटेड एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। और ये क्योंकि करंट ईयर के प्रॉफिट में चीज़ें शामिल नहीं हैं, ये एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के थे, तो इसका इफेक्ट जो है वो हमारी रिकंसिलेशन पे पड़ेगा सेम अमाउंट से 14.4। तो हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए हम यहां पर इसको ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 की तरफ। स्टोर्स एंड स्पेयर्स एज एट 31st December 2023 करंट ईयर का एंड वर 180 million आफ्टर डिडक्टिंग अ लॉस ऑफ 19 million फॉर एनआरवी। यानी आपने राइट डाउन टू एनआरवी कर दिया 19 से। दिस एडजस्टमेंट इज नॉट अलाउएबल फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स वाले इसको अलाउ नहीं कर रहे, तो टैक्स वाले इस एक्सपेंस को नहीं मानेंगे, तो वो इसको ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक हो गया। दूसरी तरफ जारी बात है कि हमने एनआरवी पे राइट डाउन किया, टैक्स वाले तो एनआरवी पे राइट डाउन नहीं कर रहे, तो इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो हमारे पास डेफर्ड टैक्स में आएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स हमारी नज़र में 180 के हैं, टैक्स वालों ने तो अभी तक 19 का लॉस रिकॉर्ड नहीं किया, उनकी नज़र में 199 के हैं। 19 का डिफरेंस आ जाएगा डिडक्टेबल, क्योंकि एसेट की कैरिंग अमाउंट कम है, 30% रेट के हिसाब से डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा 5.7 का। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डिविडेंड का आ गया, जिसका रेट क्वेश्चन में आगे भी बताया हुआ था कि डिफरेंट है। डिविडेंड इनकम फॉर द ईयर 28 मिलियन है और डिविडेंड आर टैक्सेबल एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ 10%। तो मतलब टैक्सेबल हैं, एग्जाम्प्ट नहीं है, लेकिन इनका रेट डिफरेंट है, और रेट डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि हमें करंट टैक्स के अंदर इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। अब करंट टैक्स के अंदर इफेक्ट लेते हैं तो हम नॉर्मल जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें से इसको निकाल देंगे, जिसके ऊपर हमने 30% लगाना है, 28 की अमाउंट यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन इसको अलग से हम टैक्स के अंदर शामिल करेंगे कि इस अमाउंट के ऊपर जो 28 की अमाउंट है इस पर हमें 10% टैक्स लगेगा, रादर देन के रूटीन वाला 30%। तो यहां से हमने माइनस किया, जिस फिगर को टोटल करके हम 30% लगाएंगे, और डायरेक्ट इस पर 10% शामिल कर दिए। लेकिन यहाँ से एक इशू आएगा कि हमारा नॉर्मल टैक्स रेट जो है, एप्लीकेबल टैक्स रेट, वो 30% है, इस पर हमने जो टैक्सेशन ली है वो 10% से ली है। तो हमें रिकंसिलेशन में इसको हैंडल करना होगा कि जो 20% का डिफरेंस राइज होगा। 30 और 10% का डिफरेंस 20%, दैट वुड बी 5.6 से हमारा टैक्स कम लग रहा है, क्योंकि 30 के बजाय हमें सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो हमारा टैक्स रिड्यूस रेट पर लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर HL पेड फाइन्स ऑफ ₹24 million विच आर नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पजेस। ये पॉइंट नंबर 8 है। और नॉट डिडक्टेबल यानी यहाँ पे, और फाइन टिपिकली क्या होता है कि परमानेंटली नॉट डिडक्टेबल है, कि डिडक्ट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर एक तो जाहिर बात है कि हमारा करंट टैक्स में ये वाला एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा, जिसकी वजह से ऐड बैक कर देंगे। डेफर्ड टैक्स में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, अलबत्ता रिकंसिलेशन में आएगा, क्योंकि एक परमानेंट डिफरेंस है कि है ही डिसअलाउड,
तो हमें ज़्यादा टैक्स लगेगा, ऐड करेंगे 24 पे 30%, हमें 7.2 का इस वजह से ज़्यादा टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9। ड्यूरिंग द ईयर HL expensed out payment of rupees 70 million related to restructuring of one of its business segment. As per tax law, these payments are to be allowed as an expense over a period of 5 years from 2023 to 2027, यानी करंट ईयर में भी अलाउड होना है। हमने तो एक्सपेंस बना दिया है पूरा 70, टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे 70 डिवाइड बाय 5 ईयर्स 14 ईच ईयर। तो इससे एक इफेक्ट हमारा आएगा करंट टैक्स पे, और करंट टैक्स पर ये इफेक्ट आएगा कि जो हमने 70 का एक्सपेंस बनाया टैक्स वाले उसको नहीं मान रहे रादर, लेकिन वो हमें इसको ओवर 5 ईयर्स तो अलाउ करेंगे, तो उसकी अमोर्टाइजेशन के तौर पर वो 14 का एक्सपेंस सिर्फ हमें अलाउ करेंगे। इसका दूसरा इम्पैक्ट जो जाएगा वो हमारे डेफर टैक्स पर जाएगा कि हमारी नज़र में तो रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट हमारा एसेट नहीं है क्योंकि हमने तो उसको एक्सपेंस बना दिया है, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ ने 70 में से सिर्फ 14 को एक्सपेंस बनाया और बाकी अमाउंट 56 की उसको वो एसेट कंसीडर करते हैं। एसेट की कैरिंग अमाउंट कम हो अगर टैक्स बेस से, तो हमारे पास डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा जिस पे 30% रेट लगाकर डेफर टैक्स एसेट आ जाएगा 16.8 का। इसके बाद हम चलते हैं जी पॉइंट नंबर 10 की तरफ। 10, 11, 12 हमने पहले भी डिस्कस किए थे क्वेश्चन की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पर भी हमारे पास दोबारा इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो अनयूज टैक्स लॉसेज आप देखें कि हमारे पास 54 के हमने रिकॉर्ड किए हुए थे। जो ओपनिंग डेफर टैक्स एसेट है अब वो हमें गिवन है यहाँ पर 12 का, तो अब हम इसको यूज करेंगे ओपनिंग डेफर टैक्स एसेट को, और यानी हमें वर्किंग बी अब टोटल करनी चाहिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अगर हम तरफ जाएं तो यहाँ पे अब हमें क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना चाहिए। कैरिंग अमाउंट का अगर हम निकालें तो 90 और 151 नेगेटिव। तो ये वंस अगेन थोड़ा अनयूजुअल इसलिए आपको लगेगा कि जी एसेट नेगेटिव में कैसे हो सकता है। एसेट नेगेटिव में नहीं है, हमें क्वेश्चन में एसेट की वैल्यू नहीं बताई हुई, इसलिए हमने सिर्फ डिफरेंसेस लिए हैं। अब ये डिफरेंस 90 और 151 का डिफरेंस इनफैक्ट जो है वो 61 का नहीं है, ये माइनस है, ये प्लस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली आपका बनेगा 241। तो इसमें अगर आप ओपनिंग बैलेंस के अंदर 1000 इधर ऐड कर दें, 1000 इधर ऐड कर दें, तो फिर आपके पास देखेंगे कि 241 का डिफरेंस आ रहा होगा। मैं इसको फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे कर भी देता हूँ। तो अब देखें कि जो आपका डिफरेंस है वो 241 का है, लेकिन ये हमारा मेन सिर्फ आपको समझाने के लिए है, मेन इशू ये नहीं है। क्योंकि फिर आ जाएगा कि 1000 की फिगर कहाँ से आई, तो 1000 की फिगर कहीं से नहीं आई, हमने एज्यूम की है। जो मेन डिफरेंसेस क्वेश्चन के मुताबिक बताए हैं उस हिसाब से हमने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैलकुलेट की। टेम्परेरी डिफरेंस है 241 टैक्सेबल और 72.3 की डेफर टैक्स लायबिलिटी। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी क्लोजिंग डेफर टैक्स लायबिलिटी कितनी है, तो इन चारों फिगर्स को टोटल करें तो दैट वुड बी 54.3। अब क्वेश्चन में हमें ओपनिंग डेफर टैक्स एसेट दिया हुआ है जो अभी हमने यहाँ देखा कि 12 का है, और इस हिसाब से हमारे पास जो एक्सपेंस या इनकम आता है दैट वुड बी 66.3। अब हमने ऐड क्यों किया, अब क्योंकि ओपन क्लोजिंग टाइम पे लाइबिलिटी है, ओपनिंग टाइम पर एसेट है। अगर मैं इसका एक टी अकाउंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दूं तो आई होप कि वो बेहतर रहेगा। अगर आप डेफर टैक्स का टी अकाउंट बनाएं और देखें कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो एसेट है 12 और क्लोजिंग बैलेंस है 54.3। ओपनिंग टाइम पर लाइबिलिटी नहीं थी, क्लोजिंग टाइम पर एसेट नहीं है, तो एज अ डिफरेंस जो प्रॉफिट और लॉस में फिगर जाएगी वो अगर आप कैलकुलेट करें तो वो दोनों का डिफरेंस नहीं है बल्कि दोनों का एडिशन है विच इज 66.3, दिस वन।
और वंस वी कैलकुलेट के हमारा जो एक्सपेंस है वो 66.3 का है, और इसको हम डेफर टैक्स के अंदर नोट कर लेते हैं 66.3। और अब क्वेश्चन में चलते हैं और मज़ीद डाटा देखते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक अगर अब हम इंफॉर्मेशन नंबर 11 पर आएँ तो 284 का टैक्स लॉस है जो मौजूद है। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट आएगा उसके अगेंस्ट हमें 284 मिलियन का लॉस एडजस्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमने जो पहले एसेट बनाया हुआ है वो 180 पर बनाया हुआ है, तो रिमेनिंग जो 104 है उसका 30% हमें रिकन्सिलेशन में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है। तो पहले हम वर्किंग वन की तरफ चलते हैं और करंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट लॉस की एडजस्टमेंट से पहले 376 है, इसमें अब लॉस की एडजस्टमेंट कर देते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि 284 का है, और इस लॉस की एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास फिगर आ जाएगी 92 की जो कि टैक्सेबल प्रॉफिट है। इस 92 के ऊपर अब हमें 30% रेट लगाना है, तो हमारे पास टोटल करंट टैक्स आ जाएगा 30.4 का। इसको भी हम अपने नोट के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट, क्योंकि रिकन्सिलेशन में अब हमें जो अनरेकग्नाइज्ड हमारा टैक्स था 104 की अमाउंट पर 284, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 284 और 180 का डिफरेंस आया ये 104, इसका 30% हमने रिकग्नाइज नहीं किया हुआ था, ये हमें रिकन्सिलेशन में कवर करना पड़ेगा। और इसकी वजह से हमें 31.2 की टैक्स में कमी होगी, क्योंकि एसेट रिकॉर्ड नहीं था, एसेट रिकॉर्ड होने से इनकम रिकॉर्ड होती है, तो टैक्स में कमी आती है। नाउ दिस शुड रिकनसाइल। अब अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 111.1, यहाँ पर भी आ रहा है 111.1। तो एक्चुअली ये दोनों फिगर्स आपस में रिकनसाइल हो रही हैं। तो जो टैक्स एक्सपेंस हम इनफैक्ट रिकनसाइल कर रहे होते हैं दैट इज़ करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स। तो ये दोनों चीज़ें हमारी रिकनसाइल हो गई। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने नोट बना लिया, हमने टैक्स की रिकन्सिलेशन बना ली, पार्ट बी में हमने टैक्स कैलकुलेट कर लिया और उसकी लिए वर्किंग्स करनी पड़ी, और करंट टैक्स कैलकुलेट भी हमारा हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।